हिंदी कविता। पहला। पृथ्वीराज रसो रेवर तट 12वीं सदी कवि चंद्रवरदाई। दूसरा। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ अमर खुसरो की है। विद्यापति पदावली कविता है, संपादक नरेंद्र झा। भाषा मैथिली में श्रृंगारिक रचना है। कबीर के दोहे 1941 ईस्वी, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी। जयसी ग्रंथावली नागमती वियोग खंड 1924 ईस्वी, संपादक रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी, सूरदास, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस उत्तरकांड 1574 ईस्वी, तुलसीदास। बिहारी सतसाई 1662 ईस्वी, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। घनानंद कवित्त, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मीरा के पद 1979 ईस्वी, संपादक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, हरिऔध की कविता है। भारत भारती 1912 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त की कविता। साकेत नवम सर्ग 1931 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त की कविता है। आंसू 1925 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद की कविता। कामयानी जयशंकर प्रसाद की कविता है। इसके 3 खंड है। श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा 1935 ईस्वी। जूही की कली 1916, निराला की कविता। सरोज स्मृति 1936, निराला जी की कविता है। राम की शक्ति पूजा 1936, निराला की कविता। कुकुरमुत्ता 1949, निराला जी की कविता है। जागो फिर एक बार, निराला जी की कविता। बांधो नाव इस ठाव बंधु, निराला जी की कविता है। प्रथम रश्मि 1919, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता। परिवर्तन 1924, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ 1935 ईस्वी, महादेवी वर्मा की कविता। मैं नीर भरी दुख की बदली 1936 ईस्वी, महादेवी वर्मा की कविता है। फिर विकल है प्राण मेरे 1936 ईस्वी, महादेवी वर्मा की कविता। यह मंदिर का दीप 1942 ईस्वी, महादेवी वर्मा की कविता है। प्रथम रश्मि 1952 ईस्वी, दिनकर की कविता। उर्वशी 1961, दिनकर की कविता। बादल को घिरते देखा 1952 ईस्वी, नागार्जुन की कविता। कालिदास 1959 ईस्वी, नागार्जुन की कविता। अकाल और उसके बाद 1952 ईस्वी, नागार्जुन की कविता। खुरदरे पैर 1961, नागार्जुन की कविता। शासन की बंदूक 1961, नागार्जुन की कविता। मनुष्य हूँ, नागार्जुन की कविता। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, आज्ञा की कविता। कलगी बजरे की 1944 ईस्वी, आज्ञा की कविता। यह दीप अकेला 1953 ईस्वी, आज्ञा की कविता। असाध्य वीणा 1961 ईस्वी, आज्ञा की कविता। कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, आज्ञा की कविता। गीत फरोश 1953 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता। सतपुड़ा के घने जंगल 1956 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता।
भूल गलती 1964 ईस्वी मुक्तिबोध की कविता। ब्रह्म राक्षस 1964 ईस्वी मुक्तिबोध की कविता। अंधेरे में 1946 ईस्वी मुक्तिबोध की कविता। नक्सलवादी संसद से सड़क तक 1972। मोचीराम अकाल दर्शन। रोटी और संसद कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी। हिंदी कविता भागवन। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रसो कविता। रेवा तट 27वां सर्ग कवि चंद्रवरदायी है। रेवा तट का मुख्य विषय पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के युद्ध वर्णन है। रेवा तट समय में पृथ्वीराज ने रेवा नदी के तट पर जो भयानक युद्ध मोहम्मद गौरी से किया है उसका वर्णन है। पृथ्वीराज रसों में 69 समय या सर्ग है। रेवा तट समय पृथ्वीराज रसों का 27वां समय या सर्ग है। इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गौरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। जब शहाबुद्दीन को अपने गुप्तचरों द्वारा ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा अर्थात नर्मदा नदी के तट के समीप वन आखेट में रथ है तो वह अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है। परंतु पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेता है और उनकी सेना को छीन भिन कर उसे बंदी बना लेते हैं। पृथ्वीराज रसों का अंश है जिसकी रचना चंद्रवरदायी ने की थी। कहा जाता है कि चंद्रवरदायी पृथ्वीराज का सखा सामंत राजमंत्री था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक मानते हुए इसके उसी अंश को प्रमाणिक माना है जिसका प्रारंभ शुकी संवाद से हुआ है। उसका प्रमुख तर्क यह है कि आदि काल में प्रचलित संवाद शैली में ही पृथ्वीराज रसों की रचना हुई। इस आधार पर केवल 7 सर्गों को ही प्रमाणिक मानते हैं जिसे रेवा तट समय नहीं है। रेवा तट की काव्यगत विशेषताएं। रेवा तट की काव्यगत विशेषताएं। रेवा तट की काव्यगत विशेषताएं। रेवा तट का प्रधान विषय पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध है। स्पष्ट इसका प्रधान रस वीर रस है। सर्ग के आरंभ में चौहान को रेवा तट पर शिकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कुछ समय के लिए सौंदर्य प्रधान छंद मिलते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण सर्ग में युद्ध सैनिक व्यूहरचना युद्ध साज सज्जा आदि का ही वर्णन मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि संपूर्ण सर्ग में वीर रस का ही परिपक्व हुआ है। चंद पुंडीर के दूत द्वारा लाए गए पत्र में गौरी की सेना के प्रति चौहान को सचेत किया गया जिसके द्वारा हमें
गौरी की विशाल सेना का पता चलता है। रेवा तट की कथा। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामंड राय देवगिरी को जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। एक दिन चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा, रेवा नर्मदा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समा बहुत से हाथी पाए जाते हैं, अतः रेवा तट पर शिकार खेलने चले। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए हैं। कवि चंद्रवरदायी ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला था। एक दिन हाथी ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी और ऋषि दीर्घ तपा का आश्रम उजाड़ डाला। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदांत हाथियों को श्राप दे दिया। इसी कारण हाथी तब से गतिहीन हो गए। तब मनुष्य ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। कवि चंद ने आगे बताया कि अंग देश के एक वन में लोहित सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता था। उसी वन में पालकवे ऋषि रहते थे, जिसकी हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषियों की हाथियों से इतनी प्रीति का कारण क्या था। कवि ने बताया कि एक बार महर्षि को घोर तपस्या में रत देखकर देवराज इंद्र डर गए और उसकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथनी होने का श्राप दे दिया। एक दिन सोते हुए एक मुनि का वीर्यपात हो गया, जिससे हथनी ने खा लिया और पालकवे ऋषि का जन्म हुआ। पालकवे मुनि इसी कारण हाथियों से प्रीति रखते थे। पालकवे ऋषि और श्रापित हाथियों एक दूसरे से बड़ी प्रीति रखते। एक दिन उस वन में राजा सोमपद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। हाथी पालकवे से बिछड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए। उनके दीर्घकाय शरीर किसकाय हो गए। फिर पालकवे ऋषि वहां आए और उनकी काफी सेवा शुश्रूषा की। कोपोल, पराग, पत्ते, छाल, शाखाएं आदि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी पुनः हष्ट-पुष्ट हो गए। कवि चंद ने हाथियों के विषय में यह वृत्तांत सुनकर राजा पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। तभी चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह
से भी मिलेंगे। आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। चामन राय ने आगे कहा, वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर व अन्य पक्षी भी रहते हैं जो दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने सोचा कि मेरे वहाँ जाने से जयचंद को ईर्ष्या होगी, साथ ही स्थान भी रमणीय है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहाँ के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी वहाँ खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गौरी ने चौहानों पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की है। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गौरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गौरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। गौरी ने चिनाब नदी को पार किया, जहां उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ। चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहानों के दूतों ने उसे बताया कि तातर मारूफ खां, गौरी के प्रधान सेनापति, लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर ही है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे घनघना गए। चौहान की सेना के लोहे के बाण को देखकर गौरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गौरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। रावर, संभर सिंह सोलंकी, माधव राय, गरुआ गोविंद, पतंग जयसिंह, चंद पुंडीर, कुरम्ब, औठा, लखन, लोहाना आदि बहुत से वीर मारे गए। 4 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुर्जर ने गौरी को पकड़ लिया। सुल्तान गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया। वह 1 माह और 3 दिन पृथ्वीराज के कैद में रहा। शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गौरी को छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गज मुक्ता और अनेक मणियाँ दिए। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और पहना ओढ़ाकर उसे उसके घर भेज दिया। यही रेवा तट सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है।